अस्सलामुअलैकुम। शाम 6 बजे वो जलसा बर्खास्त कर दिया गया। किबरिया रेस्ट हाउस से अपना सफरी बैग ले आया। वहां जाने और आने के दौरान में वो ख्याल खोनी के जरिए जीना को समझाता रहा, तुम फिक्र न करो, मैं शहर के किसी होटल में रात गुजारूंगा और तुम्हारे दिमाग में रहकर तुम्हारी निगरानी करता रहूंगा। फिर कल सुबह की फ्लाइट से हम मुंबई चले जाएंगे। किबरिया, पिछली रात मुझ पर कातिलाना हमले होने वाले थे। अगर तुम ना होते तो धीरज या इंस्पेक्टर ठाकरे अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाते। अगर आज भी ऐसा हुआ तो क्या होगा? मैं मुसलसल तुम्हारे दिमाग में रहने की कोशिश करूंगा। कभी दूसरी मसरूफियत होगी या दुश्मनों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए दूसरी तरफ ख्याल ख्वानी करता रहूंगा तो तुम मेरे मोबाइल पर बेल दोगी। मैं फ़ौरन ही तुम्हारे दिमाग में पहुंच जाऊंगा। इस होटल का भी फ़ोन नंबर दूंगा जहां आज रात क्याम करूंगा। वह तमाम अकीदतमंदों और तमाम मुखालफिन के सामने एक टैक्सी में बैठकर वहां से शहर की तरफ चला गया। एक अकीदतमंद ने जीना से कहा, हम कुछ लोग आज की रात इस रेस्ट हाउस के अंदर और बाहर रहकर आपकी हिफाजत करना चाहते हैं, इस तरह हम आपकी कुछ सेवा कर सकेंगे। वो बोली, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आराम से और हिफाजत से यहाँ दिन रात गुजारूंगी। मुझे किसी भी मुहाफिज की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती। ये मुझे नागवार सा लगता है कि खुद रात भर आराम से सोती रहूं। आप लोग मेरे लिए रात को जागते रहें। आप इस यकीन के साथ जाएं कि मुझे कुछ नहीं होगा। उसके समझाने के बावजूद रात 8 बजे तक कितनी ही औरतें और मर्द रेस्ट हाउस से बाहर उसकी खिदमत के लिए मौजूद रहे। औरतें उसके कमरे में आकर सफाई करती रहीं। उन्होंने बावर्ची को खाना पकाने नहीं दिया, खुद पकाकर उसे खिलाया। फिर 8 बजे के बाद वो सब चले गए। बाहर सन्नाटा और वीरानी छा गई। जीना ने दरवाजे और खिड़कियों को अंदर से बंद कर लिया। किबरिया शहर के एक होटल में पहुंच गया था। वहां एक कमरे में बैठकर ख्याल खोनी के जरिए जीना को इत्मीनान दिला रहा था कि वो आता जाता रहेगा। अभी थोड़ी देर के लिए दुश्मनों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे। ये मालूम करना जरूरी था कि देवराज पटेल के गिरफ्तार होने के बाद उसके साथी मुरारी और भंडारी क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो सुबह से अब तक हिंदुओं को खूब भड़काया था। उनकी मर्जी के मुताबिक नताइज बरामद हो रहे थे, वो कामयाब हो रहे थे। जीना और किबरिया को वहां से जाने पर मजबूर कर रहे थे। किबरिया मजबूर होना नहीं जानता था, लेकिन इन हालात में दानिशमंदी यही थी कि गुजरात से चला जाए। उसने मुरारी और भंडारी के ख्यालात पढ़े तो एकदम से हैरान रह गया। पता चला कि देवराज पटेल को रिहा कर दिया गया और उस पर लगे तमाम इल्जामात गलत साबित हुए। किबरिया ने फौरन ही इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के दिमाग में जाकर उसके ख्यालात पढ़े। वो बहुत परेशान था। सोच रहा था कि ये कैसे हो गया। उसने देवराज पटेल का लिखा हुआ एतराफ़नामा और दीगर दस्तावेजात वगैरह को एक फ़ाइल में रखा था। आज से पहले उसके दफ्तर से एक फ़ाइल की भी चोरी नहीं हुई थी, लेकिन उस फाइल को चुरा लिया गया। वह हैरान था कि किसने ऐसा किया। उसने सख्ती से इंक्वायरी की। दफ्तर के चपरासी से लेकर अपने तमाम मातियत अफसरान का मुहासबा किया था, लेकिन सभी कस्में खा रहे थे कि किसी ने उस फाइल को हाथ लगाना तो दूर की बात है, उसे दूर से भी नहीं देखा। आला हुक्काम देवराज पटेल की गिरफ्तारी पर नाराज थे, उसे मुजरिम नहीं मान रहे थे। उस सूबे के गवर्नर ने आईजी पुलिस से कहा था कि अगर देवराज के खिलाफ तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो मैं शाम के 5 बजे तुम्हारे दफ्तर में आ रहा हूँ और वह तमाम सबूत अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। सूबे के गवर्नर ने यह बात सुबह कही थी। दोपहर होने से पहले उस फाइल को चुरा लिया गया। शाम 5 बजे गवर्नर आने वाला था। आईजी ने अपने तौर पर बड़ी कोशिश की कि किसी तरह चोरी की हुई फाइल बरामद कर ली जाए, लेकिन नाकाम रहा। उसने फ़ोन के जरिए गवर्नर को इतला दी कि जनाब, आप आने की जहमत ना करें। वो तमाम सबूत जो एक फ़ाइल में रखे हुए थे, वो फ़ाइल मेरे दफ्तर से गायब हो गई है। कोई साजिश की गई है, किसी ने उस फाइल को चुरा लिया है। गवर्नर ने नाराज़ होकर कहा, तुम फजूल बातें करते हो। ख्वामखा इतने बड़े सियासी लीडर को गिरफ्तार किया और हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हो। उसे फ़ौरन रिहा करो, वरना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब चूंकि देवराज पटेल के खिलाफ कोई सबूत नहीं रहा था, इसलिए आईजी ने मजबूर होकर देवराज पटेल को रिहा कर दिया। किबरिया ने जितनी आसानी से पटेल को मुजरिम साबित किया था, पटेल उतनी ही आसानी से रिहा भी हो गया। वो ख्याल खोनी के जरिए मालूम कर सकता था कि फाइल को किसने चुराया है और अब फाइल कहाँ है, लेकिन किसी को अलहकार बनाकर वो फाइल हासिल करने से और उनकी छुपाई हुई जगह से फाइल को लेकर आईजी तक पहुंचाने से इस बात का शुबा हो सकता था कि ये सब कुछ या तो जादू से हो रहा है या टेलीपैथी के जरिए। इस मुल्क के तमाम आला हुकाम देवराज पटेल के हमायती थे, उसकी हिफाजत कर रहे थे। अगर उस पर दोबारा इल्ज़ाम लगाया जाता तो वो फिर उसे बचा सकते थे। कानून उनके हाथों में था, वो कुछ भी कर सकते थे। लिहाजा किबरिया ने सोचा कि इन शैतानों से निमटने के लिए उसे वहां नहीं रहना है, दूसरी सुबह चले जाना है। इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वहां के 2-4 मुअज़्ज़ज़ मुसलमान उससे मिलने आए थे और उसे दरख्वास्त कर रहे थे कि वो ये शहर छोड़कर ना जाए। उसने कहा, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे और देवी जी के यहाँ रहने से फिर फसाद बर्पा हो सकते हैं, हमारा जाना ज़रूरी है। उसने 2 करोड़ का चेक लिखकर दस्तखत किए, फिर उन्हें देते हुए कहा, मुसलमान भारी तादाद में तबाह और बर्बाद हुए हैं। मैं उनके लिए मजीद चेक लिख रहा हूँ। आइंदा भी ज़रूरत हो तो मेरे मोबाइल फ़ोन पर रब्ता करें। आपके पास मेरा नंबर है। अब मैं सोना चाहूँगा, लिहाजा मुझे इजाज़त दें।
वो उसे मुसाफिया करके रुखसत हो गई। उनके जाते ही किबरिया ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया, फिर जीना के पास जाकर उसकी खैरियत मालूम की। वह बिस्तर पर लेटी हुई करवटें बदल रही थी। एक तो तन्हाई की वजह से खौफ था, दूसरी ये बेचैनी कि किबरिया उसे राब्ता करने में देर कर रहा था। जब उसने उसे मुखातिब किया तो उसने इत्मीनान की सांस ली, फिर पूछा, कहाँ रह गए थे? मैं ज़रूरी मालूमात हासिल कर रहा था। देवराज सियासी चालें चलकर रिहाई हासिल कर चुका है। अब हम उसके मामले में नहीं पड़ेंगे, सुबह यहाँ से चले जाएंगे। वह पटेल जाने क्यों मुझे कत्ल करवाना चाहता था? क्या वो मुझे यूं ही जिंदा मुंबई जाने के लिए छोड़ देगा? फिक्र न करो, मैं अभी उसके ख्यालात पढ़ रहा हूँ। वो पटेल के अंदर पहुंच गया। जीना का अंदेशा दुरुस्त था। इस वक्त उसके बंगले में 2 किराए के कातिल उसके सामने हाथ बांधे खड़े थे। वो उनसे सख्त लहजे में कह रहा था, पहले तुम दोनों ये काम करोगे। उस देवी को कत्ल करने से पहले शराब की एक बूंद भी हलक से नहीं उतारोगे। तुम लोगों को जब नशा हो जाता है तो फिर बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। कमबख्त इंस्पेक्टर ठाकरे को वह रेस्ट हाउस नजर नहीं आ रहा था। बकवास कर रहा था कि उसे सुहागन देवी चुरा कर ले गई है। उन दोनों कातिलों ने कहा, हम आपसे वादा करते हैं, शराब का एक घोंट भी नहीं पिएंगे। हम पहले आपका काम करेंगे, आपको खुशखबरी सुनाएंगे, इनाम लेंगे, फिर इसके बाद जश्न मनाने के लिए शराब को हाथ लगाएंगे। किबरिया ने पटेल के अंदर जीना के लबो लहजे और उसकी आवाज़ में कहा, ओम नमस्तेवा। वह एकदम से घबरा कर खड़ा हो गया, इधर उधर देखने लगा, अपने सर को थाम कर सोचने लगा, ये आवाज़ फिर सुनाई दे रही है। क्या देवी को मेरे इस मंसूबे का इल्म हो रहा है? फिर उसने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं, वो पाखंडी है, फरेबी है, उसे नहीं मालूम हो सकता। उसने दोनों कातिलों से कहा, यहाँ क्या खड़े हो, जाओ, फौरन उसका काम तमाम करो। ऐसा ना हो कि वो वहां से फरार हो जाए। उन कातिलों में से एक ने किबरिया की मर्जी के मुताबिक अपना रिवॉल्वर निकाल कर इसे चेक किया, फिर कहा, यह रिवॉल्वर पूरी तरह लोड है, मगर इसे आजमाना होगा कि यह सही चलता है या नहीं। यह कहकर उसने देवराज पटेल का निशाना लिया। पटेल घबराकर पीछे हटना चाहता था, लड़खड़ा कर गिरते गिरते सोफे पर बैठ गया, फिर बोला, ये क्या कर रहे हो? उस कातिल के साथी ने भी पूछा, यार ये क्या मजाक है? उसने अपने साथी से कहा, तुम अपना रिवॉल्वर मुझे दो। उसके साथी ने अपना रिवॉल्वर उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? वो रिवॉल्वर लेकर बोला, अब तुम भी निहत्ते हो गए हो, मैं जो करना चाहता हूँ तुम मुझे इससे नहीं रोकोगे। ये कहकर उसने देवराज के एक पाँव में गोली मारी। वो चीख मारकर तड़पता हुआ सोफे से नीचे गिर पड़ा। किबरिया ने उसके अंदर कहा, ओम नमस्ते वा। पटेल फर्श पर घसीटता हुआ फोन के करीब आया, फिर रिसीवर उठाकर नंबर पंच करने लगा। राब्ता होने पर आईजी पुलिस की आवाज़ सुनाई दी, हेलो। उसने तकलीफ से कराते हुए कहा, मैं देवराज पटेल बोल रहा हूँ, यहाँ जल्दी पुलिस फोर्स के साथ आएँ, सुहागन देवी मुझे कत्ल करना चाहती है। आईजी ने हैरानी से पूछा, सुहागन देवी तो रेस्ट हाउस में है, मेरे आदमी दूर ही दूर से उसकी निगरानी कर रहे हैं ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने वहां से यहाँ कैसे आ सकती है? वह तकलीफ से कराते हुए बोला, उसने मेरी टांग में गोली मारी है। अगरचे वो मेरे सामने मौजूद नहीं, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तुम्हारी बकवास समझ में नहीं आ रही, तुम बड़ी चालाकी से रिहाई हासिल कर चुके हो, अब पागलों की तरह बातें करके मुझे परेशान कर रहे हो। मैं पागल नहीं हूँ, होश में हूँ। इस वक्त वो शंभू मेरे सामने खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है, उसने मेरी एक टांग में गोली मारी है। आपकी पुलिस उस कातिल को तलाश करिए, लेकिन ये हाथ नहीं आ रहा। इस वक्त मेरे सामने मेरे बंगले के अंदर मौजूद है, आप फौरन आए। अभी तुम कह रहे थे कि सुहागन देवी तुम्हें कत्ल करना चाहती है, और अब तुम एक कातिल शंभू की बात कर रहे हो। सच क्या है? क्या तुम नशे में हो? वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? यहाँ क्यों नहीं आते? जल्दी आओ, वरना ये मुझे मार डालेगा। उस कातिल शंभू ने किबरिया की मर्जी के मुताबिक दूसरा फायर किया। ठाई की आवाज़ के साथ एक गोली उसके बाजू में लगी, उसके हलक से चीख निकली। दूसरी तरफ आईजी ने फायर की आवाज़ और उसकी चीख सुनकर कहा, हाँ, मैं गोली चलने की आवाज़ सुन रहा हूँ। तुम चीख रहे हो, मैं अभी आता हूँ। वो 2 गोलियां खा चुका था। तकलीफ की शिद्दत से रिसीवर छूटकर गिर पड़ा। वो शंभू को रहम तलब नज़रों से देखकर बोला, प्लीज़ मुझे गोली ना मारो, मुझसे जितनी रकम चाहो ले लो। तुम अचानक मेरे दुश्मन क्यों बन गए हो? शंभू ने कहा, तुम सुहागन देवी को कत्ल करना चाहते हो। मैं उनका हकीकतमंद हूँ, वो सबकी भलाई के लिए यहाँ आई हैं, और तुम भलाई का रास्ता रोक देना चाहते हो। इससे बेहतर है कि तुम्हारी ज़िंदगी का रास्ता हमेशा के लिए रोक दूं। ये तीसरी गोली तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी खुराक होगी। उसने निशाना लिया। पटेल के अंदर सुहागन देवी की आवाज़ उभरी, ओम नमस्ते वा। वह फौरन ही तड़प कर दोनों हाथ जोड़कर खला में तकते हुए बोला, देवी जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया। अब मैं आपकी आत्मा शक्ति का कायल हो गया हूँ, मुझे एक बार माफ़ कर दें। मैं सारी ज़िंदगी आपके चरणों में झुका रहूँगा, कभी सर उठाकर बात नहीं करूँगा। मजबूरी से सर झुकाने वालों को मौका मिले तो वो सर कलम कर देती हैं। किबरिया उसकी सियासत को और मक्कारियों को खूब समझ रहा था। उसने आखिरी बार उसके अंदर कहा, ओम नमस्ते वा। ठाई की आवाज़ के साथ तीसरी गोली चली, फिर खामोशी छा गई। फरमान अनीता के साथ मुंबई के एक बंगले में रहने लगा था। उन्होंने एक बंगला किराए पर हासिल कर लिया था। चंद जाली दस्तावेजात के जरिए अपनी एक समाजी हैसियत बना ली ताकि कोई उन पर शुबा न करे। उसने अपने आप को एक आलमी शोहरत वाला नजूमी जाहिर किया। जनूबी अफ्रीका के एक शहर सन सिटी से आया था। उसके पास वहाँ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद थे। वो एक नजूमी की हैसियत से बड़े बड़े अखबारात में अपने इश्तिहारात छपवाता था। हर दूसरे तीसरे दिन दौलतमंद औरतें और मर्द उसके पास आने लगे थे। वो उनसे बातें करता था।
उनके ख्यालात पढ़ता था, उनके माजी और हाल के मुतल्लिक जानता था, फिर उनके मुतल्लिक हालात बताता था तो वो सब मुतासिर हो जाते थे। उसे मुंह मांगी रकम दिया करते थे। जब तक कोई ग्राहक फ़ोन पर रब्ता नहीं किया करता था, उससे मुलाकात का वक्त मुकर्रर नहीं करता था, तब वो उससे मिलने से इनकार कर दिया करता था। और जो वक्त मुकर्रर करने के लिए फ़ोन करता था वो उसी वक्त उसके दिमाग में पहुंच जाता था। जब ये यकीन हो जाता था कि आने वाला ग्राहक योगा का माहिर नहीं है और उसके ख्यालात पढ़े जा सकते हैं, तो फिर वो उसे मुलाकात का वक्त दे दिया करता। वो बज़ाहिर एक कामयाब नजूमी की ज़िंदगी गुजार रहा था। ये ज़ाहिर कर रहा था कि खूब दौलत कमा रहा है, जबकि वो ब्लैकमेलिंग के ज़रिए दौलत कमा रहा था और बहुत जल्द वहाँ एक बंगला खरीदने वाला था और वहीं रिहाइश इख्तियार करने वाला था। अगरचे वो आला बीबी से और हम सब से जुदा हो गया था, लेकिन हमारा बहुत ही फर्माबरदार था, हमसे बहुत मोहब्बत करता था। मैंने उसे कहा था किसी तरह चंडाल को तलाश करे कि उसे कहाँ छुपा कर रखा गया है। वो इसी फिक्र में था। एक रोज़ एक लड़की ने उसे फ़ोन पर मुखातिब किया और कहा, मैं आलमी शोहरत रखने वाले नजूमी बिस्वास चपड़जी से बात करना चाहती हूँ। फरमा ने कहा, मैं ही बिस्वास चपड़जी हूँ। फरमाइए। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अपने हाथ की लकीरें दिखाकर अपने मुस्तकबिल का हाल मालूम करना चाहती हूँ। उसने ख्याल खानी की परवाज़ की। उसके दिमाग में पहुंचा तो जगह मिल गई। यकीन हो गया कि वो उसके ख्यालात पढ़ सकेगा। उसने फ़ौरन ही कहा, ठीक है, आज शाम 5 बजे आ सकती हो। उसने रब्ता ख़त्म करने के बाद उसके ख्यालात पढ़े। इस लड़की का नाम बेला ओबराय था। उसका बाप महेश ओबराय बहुत मशहूर ताश का खिलाड़ी था, बहुत ही शातिर पत्तेबाज था। उसने पत्तेबाजी की महारत के जरिए खूब दौलत कमाई थी। बेला अपने बाप से मुतासिर थी। बचपन ही से ताश के एक एक पत्ते को पहचानने और खेलने का फ़न सीखती रही थी। जवान होने के बाद उसने बाप से एक अलग रास्ता इख्तियार किया। वो ताश के पत्तों के जरिए किस्मत का हाल बताने का हुनर सीखती रही। उसमें खुदादाद सलाहियतें और जहानत मौजूद थी। उसने अपनी मेहनत और लगन से बड़ी महारत हासिल की। अपने अजीज़ कारिब दोस्तों अहबाब में किसी को भी ताश के पत्तों के जरिए उनकी किस्मत का हाल बताती थी तो वो परेशान रह जाते। वो किसी को भी गुजरी हुई ज़िंदगी की सच्ची तस्वीर पेश कर सकती थी और आने वाली ज़िंदगी के हालात इशारों कनायों में बताती थी। मुस्तकबिल की भी थोड़ी सी तस्वीर पेश करती थी, मगर वाज़ेह अंदाज में नहीं बोलती थी कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन सुनने और समझने वाले अपने हालात और वाक़यात के पेश नज़र उसकी बातें सुनकर अंदाज़ा कर लेते थे कि आइंदा क्या हो सकता है। वह ठीक शाम के 5 बजे अपनी कार ड्राइव करती हुई बंगले के अहाते में आई। फरमान ने बाहर आकर उसे देखा तो देखता ही रह गया। वो बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़की थी। ये मालूम कर चुका था कि कितनी बासलाहियत है। बाहर से भी वो बहुत ही पुरकशिश नजर आ रही थी। वह मुस्कुराती हुई कार से बाहर आई, फिर उसे मुसाफिया करते हुए बोली, मैं बेला ओबराय हूँ। उसने मुसाफिया करते हुए कहा, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे हाथ की लकीरें देखूंगा। उसने अपने बंगले में एक दफ्तरी कमरा बनवाया था जहाँ वो विजिटर से मुलाकात किया करता था। वहाँ उसने अनीता से उसका तारुफ कराया, फिर उसे कहा, यूं तो दुनिया का हर शख्स अपने मुस्तकबिल का हाल मालूम करना चाहता है। ये फितरी तकाजा है, फिर भी मैं हर आने वाले से पूछता हूँ, तुमसे भी पूछ रहा हूँ कि तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में क्यों जानना चाहती हो। किसी भी इंसान को एक पर्दे के सामने खड़ा कर दो और उसे ये ना बताओ कि पर्दे के पीछे क्या है, तो वह इसे जानने के लिए बेचैन होता रहेगा, कोई ना कोई तदबीर करता रहेगा कि किसी तरह पर्दे के पीछे जो कुछ है उसे मालूम कर ले, क्योंकि यह फितरी तजस्सुस है। मेरे मुस्तकबिल के सामने पर्दा पड़ा हुआ है। मैं नहीं जानती कि उस पर्दे के पीछे कैसी जिंदगी है। कोई भी शख्स आंखें बंद करके आगे बढ़ना नहीं चाहता, आंखें खुली रखकर रास्ता देख देख कर चलना चाहता है। इसी तरह मैं मुस्तकबिल का एक एक रास्ता देखकर आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसलिए हाथ की लकीरें दिखाने आई हूँ। ये कहते हुए उसने अपना बायां हाथ फरमान की तरफ बढ़ा दिया। वो उसे दोनों हाथों में लेकर देखने लगा। उसने पुरस्रार उलूम जानने वाली उम्मे अमारा के साथ रहकर हाथों की लकीरों को भी पढ़ना सीखा था, मगर इसमें बहुत ज़्यादा महारत हासिल नहीं की थी, इसलिए वो ख्याल खोनी के जरिए दूर तक मालूमात हासिल कर लेता था। वो उसके हाथ की लकीरों को थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारी ज़िंदगी में 52 नंबर की बहुत अहमियत है। 52 यानी 5 और 2, ये लफ्ज़ मिलकर 7 बनते हैं, लक्की 7। 7 खुशकिस्मती का अदद है। तुम 1 से 52 नंबर तक इतनी महारत रखती हो कि उन नंबरों के जरिए दूसरों की किस्मत का हाल बता देती हो। ये कैसे करती हो, मैं तुमसे पूछूंगा। वो उसे हैरानी से देखते हुए बोली, आप वाकई माहिर नजूमी हैं। मैं ताश के 52 पत्तों से खेलती हूँ और एक एक पत्ते से एक एक की किस्मत का हाल बता देती हूँ। ताज्जुब है, जब तुम ताश के पत्तों से दूसरों को मुस्तकबिल का हाल बता देती हो तो फिर अपने मुस्तकबिल के बारे में क्यों नहीं मालूम कर लेती। मैंने अपने बारे में भी मालूम किया था, लेकिन वजाहत से मालूम नहीं हो सका। मैं सोचती थी कि किसी माहिर नजूमी से रुजू करूंगी। फिर अखबारात में आपका नाम पढ़ा तो सोचा शायद आप मेरी कुछ मदद करेंगे, इसीलिए यहाँ आई हूँ। फरमान उसके हाथ की लकीरों को देखते हुए बोला, तुम बहुत दौलतमंद हो, बड़े आराम और आसाइश के साथ जिंदगी गुजारी हो। तुम्हें सिर्फ एक ही बात की फिक्र है कि तुम्हारा जीवन साथी कैसा होगा। तुम उसे कई बार ख्वाब में देख चुकी हो, मगर उसकी सूरत वाज़ेह नहीं होती। फिर भी ख्वाब बताते हैं कि वो खूबरू है, कद्यावर और सेहतमंद है। एक दिन वो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन ये नहीं मालूम कि कब आएगा। ये मालूम नहीं, और मुझे अफसोस है कि मैं भी किसी खास दिन की तरफ इशारा नहीं कर सकता। ये किस्मत के खेल हैं। पता नहीं तुम्हारी किस्मत कब तुम पर मेहरबान होगी। अनीता उन दोनों की बातें सुन रही थी।
फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारा जो आइडियल है जिसका तुम्हें इंतजार है वो शादीशुदा होगा या कमारा? ये कहते हुए अनीता ने फरमान की तरफ देखा। फरमान उसके ख्यालात पढ़कर समझ रहा था कि अनीता अंदर ही अंदर बेला ओबराय के हुस्न शबाब को देखकर एहसास कमतरी में मुब्तला हो रही है। सोच रही है कि कहीं उसके हुस्न शबाब का जादू उसके अनिल शर्मा पर ना चल जाए। बेला ने फिर अपना बायां हाथ फरमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ, मुझे ये भी बताएं कि जो मेरी ज़िंदगी में आने वाला है वो शादीशुदा होगा या कमारा? फरमान ने उसके हाथ को तवज्जो से देखते हुए कहा, वो कमारा तो नहीं होगा लेकिन शादीशुदा भी नहीं होगा। ये बात सुनकर अनीता को इत्मीनान हुआ, क्योंकि वो अनिल शर्मा से मंदिर में जाकर शादी कर चुकी थी। बेला ने कहा, वो कमारा भी नहीं होगा, शादी भी नहीं होगी, इसका मतलब है कि वो कोई प्ले बॉय होगा, हरजाई होगा, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडलाता होगा। सॉरी, मैं यकीन से नहीं कह सकता। तुम्हारे उस आइडियल का हाथ देखने के बाद ही बता सकता हूँ कि वो हरजाई होगा या तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा। फरमान ने कहा, डॉक्टर खुद अपना इलाज नहीं करते, किसी दूसरे डॉक्टर से इलाज कराते हैं। इसी तरह नजूमी अपने बारे में सही मालूमात हासिल नहीं कर पाते। तुम भी अपनी जिंदगी में आने वाले के बारे में पूरी तरह नहीं जान पा रही थी। मैंने किसी हद तक वाजे कर दिया। इस तरह मैं अपने बारे में बहुत कुछ नहीं जानता। हो सकता है तुम ताश के पत्तों के जरिए मुझे कुछ बता दो। जो कुछ मैं मालूम कर सकूंगी जरूर बताऊंगी। वो बोला, मैं अनीता के पिताजी का सुराग लगाना चाहता हूँ, वो कहीं गुम हो गए हैं। बेला ओबराय ने अनीता से कहा, अगर तुम अपने पिताजी के बारे में कुछ मालूम करना चाहती हो तो मेरे सामने आकर बैठो। वो खुश हो गई, उसके सामने आकर बैठ गई। बेला ने अपने परस में से ताश के पत्तों की गड्डी निकाली। फिर इसे अच्छी तरह फेंटने के बाद इसे अनीता के सामने रखकर कहा, इसे काटो। अनीता ने गड्डी में से कुछ पत्ते उठाकर एक तरफ रख दिए। बेला ने बाकी पत्तों को फिर फेंटा। इसके बाद उसने 15 पत्ते बेला के सामने कितार में रखे, फिर कहा, इनमें से एक पत्ता उठा कर दो। अनीता ने उन पत्तों को यहाँ से वहां तक देखा, फिर बीच में से एक पत्ता उठाकर उसे दिया। उसने इस पत्ते को उलट कर देखा, वो बादशाह था। फिर उसने कहा, अब दूसरा पत्ता उठा कर दो। उसने एक और पत्ता उठा कर दिया। उसने उलट कर देखा तो वो इक्का था। बेला ओबराय इन दोनों पत्तों को तवज्जो से देखने लगी, सोचने लगी, फिर बोली, तुम्हारे पिताजी एक गैर मामूली सलाहियत रखती हैं। इस सलाहियत की वजह से वो बादशाह जैसी हैं, लेकिन इस बादशाह पर इक्का हावी हो गया है। वो इस सिक्के के शिकंजे में फंसे हुए हैं। अनीता ने तायद में सर हिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। मेरे पिताजी गैर मामूली सलाहियत रखती हैं और उन्हें आर्मी वालों ने कैदी बनाकर रखा है। ये हमें मालूम नहीं हो रहा है कि उन्हें कहाँ रखा गया है। प्लीज़ बताओ, हम उन्हें कहाँ तलाश करें? उसने इस बार पूरे 52 पत्तों को फेंट कर उसके सामने फैलाया, फिर कहा, इनमें से एक पत्ता उठा कर दो। अनीता ने एक पत्ता उठाकर उसे दिया। उसने इसे उलट कर देखा। थोड़ी देर तक वो इसे देखती रही, सोचती रही। फिर बोली, मैं सही जगह नहीं बता सकती लेकिन इशारे मिल रहे हैं। फरमान ने कहा, हमें वो इशारे ही बता दो। वो बोली, बर्फपोश पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। वो उन पहाड़ियों के दरमियान कहीं हैं। तुम कहती हो उन्हें कैदी बनाकर रखा गया है, लेकिन मुझे वो कैदी नहीं लग रहे हैं। उनकी कुछ मजबूरियां हैं। उन मजबूरियों ने उन्हें बांध रखा है, लेकिन कच्चे धागे से बंधे हुए हैं, किसी वक्त भी उन्हें तोड़ सकती हैं। अनीता ने खुश होकर फरमान को देखा। वो सोच में गुम था। फिर उसने उसी वक्त मुझे मुखातिब किया, फिर कहा, सर, इस वक्त एक लड़की मेरे सामने बैठी हुई है। इसका नाम बेला ओबराय है। ये ताश के पत्तों के जरिए बहुत सी ढकी छुपी बातें बता सकती है। ये कह रही है कि चंडाल जोगिया को बर्फपोश पहाड़ियों के दरमियान छुपा कर रखा गया है। ये सही जगह नहीं बता सकती, फिर भी हमें वो इलाका मालूम हो गया है। यहाँ हिमाचल प्रदेश में हिमालय की बर्फपोश पहाड़ियाँ, उसे वहीं कहीं छुपा कर रखा गया है। मैंने कहा, मुझे इस लड़की के दिमाग में पहुंचाओ। फरमान ने उस लड़की को मुखातिब किया। वो उससे बातें करने लगी। मैं उसके अंदर पहुंच गया और उसके ख्यालात पढ़ने लगा। वो वाजे नहीं बता सकती थी कि चंडाल को किस जगह रखा गया है और किस हाल में है। उसके ख्यालात इतना बता रहे थे कि वो कैदी बनकर रहने के बावजूद कैदी नहीं है, किसी वक्त भी जंजीरें तोड़कर निकल सकता है। हिमाचल प्रदेश बहुत दूर तक फैला हुआ है, वहां उसे आसानी से तलाश नहीं किया जा सकता था। उन 6 अफसरान ने उसे बड़ी राजदारी से छुपा कर रखा होगा। खुद फौजी वर्दी में नहीं होंगे, वो सब सादे लिबास में आम शहरियों की तरह रहते होंगे। मैंने अल्पा, आला बीबी और अब्दुल्ला से कहा कि वो चंद आर्मी अफसरों के दिमागों में जाएं, उन्हें अपना मामूल और ताबेदार बनाकर मजबूर करें कि वो छुट्टियां लेकर हिमाचल प्रदेश जाएं और वहां उन 6 योगा जाने वाले अफसरान को तलाश करें। वो उन्हें चेहरों से पहचानते होंगे और आसानी से उन्हें तलाश कर सकेंगे। वह तीनों चंद आर्मी अफसरान को अपना मामूल और ताबेदार बनाने चले गए। मैं फिर चंडाल जोगिया के बारे में वो बातें बयान कर रहा हूँ जो मुझे बाद में मालूम हुई। मैंने चंडाल की रूदाद यहाँ तक बयान की थी कि उस पर तनवीमी अमल किया जा रहा था। ऐसे वक्त वो अपने जिस्म में नाखून चबोता रहा। वह ऐसी हरकतें इसलिए कर रहा था कि उस आमिल से सहरज़दा ना हो सके और तकलीफ में मुब्तला रही। फिर यही हुआ, तकलीफ के एहसास ने उसे आमिल से सहरज़दा नहीं होने दिया। वह अमल के दौरान में यही जाहिर करता रहा कि सहरज़दा हो रहा है, उसका मामूल और ताबेदार बन रहा है और उसकी हदायत के मुताबिक आइंदा वही करने वाला है जो वो 6 अफसरान चाहते हैं। वह तनवीम अमल के अख्ताम पर गहरी नींद सोता रहा। उन 6 अफसरान ने आमिल से पूछा, क्या तुम मुतमईन हो? क्या ये वाकई हमारा मामूल और ताबेदार बन चुका है? बेशक, इस बार मैंने बड़ी लगन से अमल किया है और अब रोज़ाना सुबह आकर निहार मुँह इस पर मुख्तसर सा अमल किया करूँगा। मालूम किया करूँगा कि यह सही मायनों में हमारा ताबेदार बन चुका है या नहीं। वो आमिल और 6 अफसरान हर तरह से इत्मीनान हासिल कर रहे थे।
और चंडाल जोगिया अपने अमल से उन्हें मुतमईन कर चुका था कि वो वाकई उनका मामूल और ताबेदार बन चुका है। अब कभी उन्हें धोखा नहीं देगा। उसने एक अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले टोनी जे को अपना मामूल और ताबेदार बना लिया। वो 6 अफसरान उसके इस कारनामे से बहुत खुश थे। वो चाहते थे कि वो टेलीपैथी जानने वाला टोनी जे अमेरिका से हिंदुस्तान आ जाए, ताकि वो उसे भी कैदी बनाकर उसके टेलीपैथी के हथियार को इस्तेमाल करते रहें। उसे वहां से यहाँ लाने के लिए लाजमी था कि पहले अपने ही टेलीपैथी जानने वाले पर पूरी तरह एतमाद किया जाए। अब दूसरी बार तनवीमी अमल करने के बाद उस पर एतमाद बहाल हो गया था। उन्होंने चंडाल से कहा, हम अब तुम पर एतमाद करने लगे हैं, लिहाजा तुम उस अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले के अंदर जाओ और जितनी जल्दी हो सके उसे ट्रैप करके यहाँ ले आओ। वो 6 अफसरान आपस में मशवरे कर रहे थे और चंडाल को समझा रहे थे कि किस कदर महफूज तरीकों पर अमल करते हुए वो उस टेलीपैथी जानने वाले को यहाँ ला सकता है। वो जब चाहता उसे हिंदुस्तान ला सकता था, लेकिन लाना नहीं चाहता था। उसे सिर्फ अपना ही ताबेदार बनाए रखना चाहता था। उसने आर्मी अफसरान से कहा, मैं अभी उसके दिमाग में जाकर ख्यालात पढ़ रहा हूँ, उसके मौजूदा हालात मालूम कर रहा हूँ, फिर उसके मुताबिक सोचूंगा समझूंगा और आप लोगों से मशवरे लूंगा, फिर उसे यहाँ लाने के तरीके पर अमल करूंगा। वो ख्याल ख्वानी की परवाज करता हुआ टोनी जे के अंदर पहुंच गया। वहां इस वक्त रात थी। वो अपनी बीवी के साथ बिस्तर पर सो रहा था। उसने उसके ख्वाबीदा दिमाग को हुक्म दिया कि वो सुबह उठते ही अपने जैसे कद्दो कामत वाले शख्स को ट्रैप करेगा, उस पर तनवीमी अमल करके उसे डबल टोनी जे बनाएगा, उसे अपना दूसरा रूप देगा, उसके दिमाग में ये बातें नक्श करेगा कि वो टेलीपैथी जानने वाला टोनी जे है, लेकिन आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं है। चंडाल जोगिया का मामूल और ताबेदार बना हुआ है। टोनी जे ने एक मामूल और ताबेदार की हैसियत से वादा किया कि वह सुबह उठकर किसी मामूल शख्स को अपने जैसा टोनी जे बनाएगा। वह शख्स मामूल और ताबेदार बनने के बाद अपनी शख्सियत भूल जाएगा और खुद को टेलीपैथी जानने वाला टोनी जे समझता रहेगा। वह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। फिर उन 6 अफसरान को देखते हुए बोला, इस वक्त वहाँ रात है, वो सो रहा है। उसके ख्वाबीदा जहन ने बताया कि वो जब चाहे यहाँ आ सकता है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। उसके यहाँ आने पर किसी को शुबा नहीं होगा कि एक अमरीकी टेलीपैथी जानने वाला अपना मुल्क छोड़कर जा रहा है। वो 6 अफसरान खुश हो गए। उनमें से एक ने कहा, जब कोई मसला नहीं है तो फिर उसे कल ही वहाँ से रवाना करो, ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाए। मैंने उसे कह दिया है वो कल सुबह उठने के बाद किसी पहली फ्लाइट में अपने लिए एक सीट ओके कराएगा, फिर यहाँ के लिए रवाना होगा। मैं आप लोगों को इतला दूंगा कि वो यहाँ किस फ्लाइट से और किस वक्त पहुँचने वाले। वो अफसरान ज़रूरत के वक्त चंडाल जोगिया के पास आकर यकजा होते थे, फिर वहाँ से अपने अपने इलाकों में चले जाते थे। इस वक्त भी वो चले गए, क्योंकि अमरीकी टेलीपैथी जानने वाला तकरीबन 24 घंटों बाद आने वाला था। मानिक लाल और जगदीश राठौर उसके साथ बंगले में रहते थे और उनके कमरों में टीवी मॉनिटर्स रखे हुए थे। इनके जरिए वो चंडाल जोगिया के बेडरूम में उसकी एक एक हरकत को देखते थे। वो रात का खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक टहलता रहा था, फिर लाइट ऑफ करके जीरो पावर का बल्ब ऑन करने के बाद बेड पर लेट गया। अब यही समझा जा सकता था कि वो सो रहा है। वो बेड पर लेटने के बाद आंखें बंद करके ख्याल ख्वानी के जरिए टोनी जे के अंदर पहुंच गया। वहां अमेरिका में सुबह हो चुकी थी। वो बेदार होने के बाद गूसल वगैरह से फारिग होकर ये सोच रहा था कि किस शख्स को ट्रैप करके तनवीमी अमल के जरिए उसे अपनी डमी बना ले। चंडाल ने उसे मुखातिब किया, हेलो टोनी, कैसे हो? उसने चौंक कर उसकी आवाज़ सुनी, फिर मुस्कुरा कर कहा, हेलो मिस्टर चंडाल, मैं मज़े में हूँ और अपनी डमी तैयार करने के मुतालिक प्लानिंग कर रहा हूँ। हाँ ज़रूर करो और कोशिश करो कि ये काम चंद घंटों में हो जाए, ताकि आज शाम की या रात की किसी फ्लाइट से तुम उस डमी टोनी जे को इंडिया रवाना कर सको। आपके हुक्म की तामील होगी, मैं ऐसा ही करूँगा। देखो टोनी, अगर मैं चाहता तो तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर कर देता, फिर तुम अपनी महबूबा जैसी बीवी हेलेना को छोड़कर यहाँ चले आते, मजबूर हो जाते, लेकिन मैं तुम्हें हेलेना से जुदा नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी जगह तुम्हारी डमी को बुला रहा हूँ। मिस्टर चंडाल, आप बहुत अच्छे हैं, मेरे आमिल और आका बने हुए हैं, लेकिन एक दोस्त की तरह पेश आ रहे हैं। जब तक तुम मेरे ताबेदार बनकर रहोगे और मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें दोस्त बनाकर रखूंगा। अगर दुश्मन बन गया तो तुम अगली सांस भी नहीं ले सकोगे। टोनी जे ने दोपहर को खुशखबरी सुनाई कि वो एक शख्स को ट्रैप करके उसे डमी बना चुका है। उसने चंडाल को उस डमी के अंदर पहुंचाया। चंडाल उसके ख्यालात पढ़ने लगा, फिर मुतमईन होकर बोला, शाबाश, मैं जैसा चाहता था तुमने उसे वैसा ही बनाया है। अब मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ उस पर अमल करो और उसी तरीक़ेकार के मुताबिक उसे इंडिया की राजधानी दिल्ली रवाना कर दो। वो थोड़ी देर तक टोनी जे को समझाता रहा, फिर दिमागी तौर पर हाजिर होकर मानिकलाल से बोला, वो किसी पहली फ्लाइट में अपने लिए एक सीट ओके कराने वाले। जैसे ही सीट कन्फर्म होगी वो मुझे बताएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। मानिकलाल और जगदीश राठौर इस वक्त मेरे बारे में बातें कर रहे थे। उन्हें यह तशवीश थी कि मैंने पाकिस्तान में उनके मंसूबे को खाक में मिला दिया और आइंदा के लिए वार्निंग दी है कि चंडाल जोगिया अगर पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान के दिमाग में जाएगा और कोई साजिश करेगा तो उसकी ज़िंदगी मुख्तसर कर दी जाएगी। जगदीश राठौर ने कहा, फरहाद अली तैमूर बड़ा ही खतरनाक है, पता नहीं कैसे कैसे हथकंडों से और कैसे कैसे तरीकों से पाताल के अंदर भी अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। मानिक लाल ने कहा, हाँ यही तशवीश है, हम चंडाल को बड़ी कामयाबी से छुपा रहे हैं। हमारा अपना ख्याल है कि हम बड़ी राजदारी से काम ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि फरहाद हमारे मुतल्लिक कितनी दूर तक मालूमात रखता है। हमारा एक दूसरा टेलीपैथी जाने वाला अमेरिका से आ रहा है, उसे यहाँ तक हिफाजत से लाना एक मसला है। यह अंदेशा है कि फरहाद को मालूम ना हो जाए।
अगर उसे मालूम हो गया तो वो उस टेलीपैथी जानने वाले को हम तक पहुंचने नहीं देगा। उन 6 अफसरान को यह अंदेशा था कि उन्होंने पाकिस्तान के एक अहम राज के हसूल की नाकाम साजिश की थी। अब इसके जवाब में मैं ज़रूर कोई इंतकामी कार्रवाई करूंगा। उन्हें इस बात का धड़का लगा हुआ था। वो बड़ी राजदारी से टोनी जे की हिफाजत के इंतजाम कर रहे थे। वो दिल्ली एयरपोर्ट में उतरने वाला था। वहां से वो उसे एक फ़्लाइट में शिमला ले जाने वाले थे। फिर वह शिमला से कार के जरिए एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके मनाली पहुंचाया जाने वाला था। वह डमी टोनी जे दूसरी सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंच गया। एयरपोर्ट में उसकी तलाशी नहीं ली गई। बड़ी राजदारी से उसे दूसरे रास्ते से निकालकर एक जीप में बिठाकर दूसरे रनवे पर लाया गया। वहां एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। उसे उस हेलीकॉप्टर में सवार कराया गया। 6 योगा जाने वाले अफसरान में से 2 अफसरान वहां पहुंचे हुए थे। हेलीकॉप्टर ने वहां से परवाज की, फिर अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। वो सब बहुत खुश थे। उनके देश में दूसरे टेलीपैथी जानने वाले का इजाफा हो रहा था। वो टेलीपैथी की दुनिया में अच्छी खासी बड़ी ताकत बनने वाले थे। चंडाल जोगी अपने देश का दुश्मन नहीं था। वो अपने देश की खिदमत अपने तौर पर करना चाहता था, लेकिन उसे गुलाम बनाकर रखा गया था। वो नहीं चाहता था कि उसके मामूल और ताबेदार टोनी जे को भी गुलाम बना लिया जाए। उसने टोनी जे को समझा दिया था कि जब वो अपनी डमी को वहां से रवाना करे तो उसकी अंदरूनी जेब में एक छोटा सा बॉम्ब रख दे। वह बॉम्ब बाद में उसके काम आएगा, और अब वो काम आने वाला था। चंडाल जोगी उन 6 अफसरान के संदेशे से फ़ायदा उठा रहा था कि फरहाद अली तैमूर किसी वक्त भी उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर सकता है। लिहाजा जब वो हेलीकॉप्टर बुलंदी पर परवाज करता हुआ हिमाचल प्रदेश की तरफ जाने लगा तो डमी टोनी जे ने अचानक ही अपनी अंदरूनी जेब से उस बॉम्ब को निकाला। फिर उसकी चाबी को दांतों से पकड़कर खींच लिया। उसने ये सब कुछ इतनी तेजी से किया कि आसपास बैठे हुए अफसर उसे रोक ना सके। उसने घबरा कर पूछा, ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो? दूसरे अफसर ने बॉम्ब को उसके हाथ से छीनना चाहा तो उसने उसे सीट के नीचे फेंक दिया। वह दोनों तेजी से झुककर सीट के नीचे हाथ बढ़ाने लगे। उसी वक्त एक जबरदस्त धमाका हुआ। फिर हजारों फुट की बुलंदी पर उस हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। जब इस हेलीकॉप्टर की तबाही की इतला बकिया 4 योगा जानने वाले अफसरान तक पहुंची तो वो सर से पांव तक लरस गए। वो दूसरा टेलीपैथी जानने वाला उनका बहुत बड़ा सरमाया था, बहुत बड़ी कुव्वत था। इस कुव्वत के परखच्चे उड़ गए थे। जो कभी सोचा नहीं जा सकता था वो हो गया था। 6 में से 2 योगा जानने वाले अफसरान भी मारे गए थे। अब योगा जानने वाले मानिक लाल, जगदीश राठौर, राज तिलक अरोड़ा और हरदेव सिंह, ये 4 रह गए थे। लेकिन वो कभी ये शुबा नहीं कर सकते थे कि उनका मामूल और ताबेदार बनकर रहने वाले चंडाल जोगिया ने इतनी बड़ी वारदात की है। वो समझ रहे थे कि फरहाद अली तैमूर ने इंतकामी कार्रवाई की है। चंडाल जोगिया पर एतमाद करने के बावजूद एक आला अफसर हरदेव सिंह उससे बातें कर रहा था और कह रहा था, अब तुम्हारे बयान के मुताबिक और हमारी इतला के मुताबिक वो टेलीपैथी जाने वाला टोनी जे दिल्ली एयरपोर्ट में जहाज से उतर चुका है और हेलीकॉप्टर में बैठने जा रहा है। वो जब तक यहाँ नहीं पहुंचेगा उस वक्त तक तुम मेरे सामने बैठकर बोलते रहोगे, बातें करते रहोगे। उसने पूछा, आप मुझे ऐसा हुक्म क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि तुम खामोश रहोगे तो ज़रूर ख्यालख्वानी करोगे और अपने ताबेदार टोनी जे के अंदर पहुंचकर कुछ गड़बड़ कर सकोगे। हम चाहते हैं कि वो बखैरियत यहाँ पहुंच जाए। इसके बाद हम उसे संभाल लेंगे। तुम पर भी पहले से ज़्यादा भरोसा करेंगे, लेकिन अभी हमारा भरोसा कायम रखो, बोलते रहो। जब वो हेलीकॉप्टर दिल्ली एयरपोर्ट के एक हेलीपैड से रवाना हुआ तो उस वक्त से चंडाल जोगिया उस अफसर के सामने बैठकर बोलता रहा। थोड़ी देर के लिए खामोश होता था तो अफसर उसका मुंह देखता था, फिर वो मुस्कुराकर बोलने लगता था। आप यकीन करें, मैं ख्याल खोनी नहीं कर रहा हूँ। सोच रहा था कि इसके बाद क्या बोलना चाहिए। कुछ भी उल्टी सीधी बातें करते रहो और हमारा एतमाद कायम रखो। वह मुसलसल बोलता रहा। ऐसे ही वक्त मानिक लाल और जगदीश राठौर को फ़ोन के जरिए इतला मिली कि वो हेलीकॉप्टर परवाज के दौरान में तबाह हो चुका है। उसके साथ सिर्फ टोनी जे ही नहीं बल्कि 2 योगा जानने वाले अफसरान भी मारे गए हैं। इन हालात में चंडाल जोगिया मासूम और अनजान साबित हुआ, क्योंकि वह हरदेव सिंह के सामने मुसलसल बोलता रहा था। उसने टेलीपैथी के जरिए कोई फ्रॉड नहीं किया था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि यह फ्रॉड उसके ताबेदार टोनी जे ने किया है। उसने अपनी डमी को वहां पहुंचने से पहले हलाक किया है। राज तिलक अरोड़ा और हरदेव सिंह उस बंगले में आए जहां मानिक लाल और जगदीश राठौर चंडाल के साथ रहते थे। उन्हें बहुत बड़ी नाकामी हुई थी। एक नया टेलीपैथी जाने वाला हाथ आते आते रह गया था और उसकी हलाकत ये बता रही थी कि मैं इंतकामी कार्रवाई करने के लिए उनके एक टेलीपैथी जानने वाले को मार सकता हूँ तो किसी वक्त उनके दूसरे टेलीपैथी जानने वाले चंडाल जोगिया को भी मौत के घाट उतार सकता हूँ। अब उन्हें पहले से भी ज़्यादा मोहतात रहना होगा और पहले से ज़्यादा सख्ती से चंडाल जोगिया की हिफाजत करनी होगी। राज तिलक अरोड़ा ने कहा, अभी हम अपने तौर पर सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी वारदात फरहाद ने की है, मगर यह ज़रूरी तो नहीं है। कोई इत्तफाकी हादसा भी हो सकता है जिसकी वजह से वह हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। हरदेव सिंह ने कहा, फिर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमने अब से पहले वीटू को अपना ताबेदार और गुलाम बनाकर रखा था। उसकी टेलीपैथी से फ़ायदा उठाने वाले थे। वो किसी तरह फरार हो गया था और वो भी हमसे दुश्मनी कर सकता है। मानिक लाल ने सोचते हुए कहा, हमें खोज लगाना चाहिए कि हमसे किसने इतनी बड़ी दुश्मनी की है। बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक हेलीकॉप्टर के तबाह होने की खबर कितने ही चैनल से नशर की जा रही थी। खबरों में यह बताया जा रहा था कि एक हेलीकॉप्टर दिल्ली के हेलीपैड से रवाना होकर शिमला की तरफ जा रहा था। प्रवास के दौरान में अचानक धमाका हुआ और वो तबाह हो गया। उस हेलीकॉप्टर में आर्मी के 2 आला अफसरान भी थे। आला बीबी ने मुझसे कहा, पापा आपने वो खबरें सुनी है?
एक हेलीकॉप्टर प्रवास के दौरान में तबाह हो गया। हाँ, मैंने चैनल बदलते हुए यह खबर सुनी थी। तुम इस सिलसिले में कुछ कहना चाहती हो? जी हाँ, सोचने की बात यह है कि आर्मी के 2 आला अफसरान थे और वो हेलीकॉप्टर शिमला की तरफ जा रहा था। मैं सोच में पड़ गया। वो बोली, आपने कहा था कि बेला ओब्राई नामी एक लड़की ताश के पत्तों के जरिए किस्मत का हाल बताती है। उसने बताया था कि चंडाल जोगिया को बर्फपोश पहाड़ियों में कहीं रखा गया है। क्या उस हेलीकॉप्टर का और उन मरने वाले 2 आर्मी अफसरान का ताल्लुक चंडाल से हो सकता है? तुम सही सिमत में सोच रही हो, मैं अभी मालूम करता हूँ। मैंने ख्याल खुआनी की परवास की, फिर उन अफसरान के दिमागों में जाने लगा जो 6 योगा जाने वाले अफसरान से फ़ोन पर रब्ता किया करते थे। उनके ख्यालात से पता चला कि वह हेलीकॉप्टर के तबाह होने के सिलसिले में कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं। सिर्फ इतना जानते हैं कि वो हेलीकॉप्टर आर्मी का था और उसमें आर्मी के 2 अफसरान भी थे। मैंने उन अफसरान को इस बात पर माइल किया कि वो फ़ोन के जरिए उन 6 योगा जाने वाले अफसरान से बारी बारी रब्ता करें। जब वो रब्ता करने लगे तो पता चला उनमें से 2 योगा जाने वाले अफसरान से रब्ता नहीं हो रहा है। मैं आपसे पहले उन 6 योगा जाने वाले अफसरान की आवाज़ें फ़ोन के जरिए सुन चुका था। जब उनसे रब्ता नहीं हुआ तो मैंने ख्याल खुआनी के जरिए उनसे रब्ता करना चाहा, तो पता चला कि मेरी सोच की लहरें भटक रही हैं। उनके दिमाग मुर्दा हो चुके हैं। अगर वो जिंदा होते तो अपनी सांसें रोक लेते और मेरी ख्याल खोनी की लहरों को वापस कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। ये तस्दीक हो गई कि 2 योगा जाने वाले अफसरान की मौत हो चुकी है। उस हेलीकॉप्टर में भी 2 अफसरान सफ़र कर रहे थे। वो दोनों शिमला की तरफ जा रहे थे। उनके साथ पता नहीं और कौन था। मैंने फ़ोन के जरिए मानिक लाल से रब्ता किया, फिर कहा, मुझे अभी पता चला है कि तुम्हारा एक हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका है और उसमें तुम्हारे 2 योगा जाने वाले साथी मौजूद थे। मुझे उनकी मौत का बेहद अफसोस है। वो गुस्से से बोला, मिस्टर फरहाद, तुम अफसोस करने नहीं आए हो, ये देखने आए हो कि तुम्हारी इंतकामी कार्रवाई पर हम किस तरह मातम कर रहे हैं। मैंने कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की है। मैं उस हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ नहीं जानता था कि उसमें 2 अफसरान हैं और क्या कुछ है, और वो दिल्ली से शिमला की तरफ क्यों जा रहा है। तुम यकीन कर सकते हो तो करो, मगर मैं झूठ नहीं बोलता। अगर ये मेरी इंतकामी कार्रवाई होती तो मैं एलानिया इस बात पर फख्र करता। मेरी इस बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। ये बात दुरुस्त थी। मैं किसी भी दुश्मन से इंतकाम लेता हूं तो डंके की चोट पर ऐलान कर देता हूं कि ऐसा मैंने किया है। वो बोला, मिस्टर फरहाद, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बाद गुफ्तगू कर सकोगे? मैंने कहा, ज़रूर करूंगा। राब्ता ख़त्म हो गया। मानिक लाल ने जगदीश राठौर, राज तिलक अरोड़ा और हरदेव सिंह से कहा, फरहाद इस वारदात से इनकार कर रहा है और उसकी आदत है कि जब वो इंतकामी कार्रवाई में कामयाबी हासिल करता है तो फ़ख्र से ऐलान करता है, जबकि वो इनकार कर रहा है। हरदेव सिंह ने कहा, हो सकता है कि वो इस बार किसी मसलियत के तहत इनकार करो। बाकी 2 अफसरान ने उसकी तायीद नहीं की। उन्होंने कहा, अगर वो इंतकामी कार्रवाई में कामयाब होकर आता तो बड़े फ़ख्र से आता, हमें ताने देता, बातें सुनाता, लेकिन इस बार उसका अंदाज ऐसा है जैसे मालूम करना चाहता हो कि उस हेलीकॉप्टर में क्या था, उससे तबाह क्यों किया गया। मैंने 10 मिनट के बाद फ़ोन पर रब्ता किया। मानिक लाल ने कहा, मिस्टर फरहाद, तुम तो वाकई कामयाबी के बाद ऐलान करते हो, इसलिए इस बार झूठ ना बोलो। हमारे पास एक ही टेलीपैथी जाने वाला था, तुमने उसे भी हमसे छीन लिया। मैंने हैरानी से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? खुलकर बात करो। मैं क्या खुलकर बात करूं? क्या तुम नहीं जानते थे कि उस हेलीकॉप्टर में चंडाल जोगिया मौजूद है? हम उसे एक खुफिया मुकाम से निकालकर लद्दाख की पहाड़ियों की तरफ ले जा रहे थे, फिर वहां से तिब्बत के एक ऐसे इलाके में छुपा कर रखने वाले थे। मगर ना जाने तुम कैसा शैतानी दिमाग रखते हो, तुम्हें किस तरह यह सब कुछ मालूम हो गया और तुमने उस हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया, हमें टेलीपैथी के हथियार से खाली कर दिया। मैंने उसकी बातें हैरानी से सुनी। मैंने बेयकीनी से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या उस हेलीकॉप्टर में चंडाल जोगिया था? क्या वो मर चुका है? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हारे पाकिस्तानी हुक्मरानों के अंदर अब हमारा कोई टेलीपैथी जाने वाला ना है और ना पहुंचेगा। उनकी मायूसियां और परेशानियां बता रही थी कि वो सच कह रहे हैं। उनका टेलीपैथी जाने वाला चंडाल जोगिया वाकई मर चुका है। मैंने उसके मौजूदा लबो लहजे और उसकी आवाज़ को नहीं सुना था। अगर सुना होता तो अभी ख्याल खोनी के जरिए उसके अंदर पहुंचकर तस्दीक करता कि वो मुर्दा है या जिंदा। मैंने उस आला अफसर मानिक लाल से कहा, मैं अपने किसी टेलीपैथी जाने वाले दुश्मन को तब हलाक करता हूँ जब वो मेरी जान का दुश्मन हो जाता है। ये मुझे और मेरी फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। तुम्हारा जोगिया पाकिस्तान से एक अहम राज चुराने वाला था, उसने चुराया नहीं था, इसलिए मैं उसे नज़रअंदाज कर रहा था। उससे कोई इंतकाम नहीं ले रहा था और ना ही लिया। यकीन कर सकते हो तो करो, अगर सिर्फ मुझ पर शुबा करोगे तो उस जोगिया का असल कातिल महफूज रहेगा। देखो, सोचो समझो कि वो कौन हो सकता है जिसने तुम लोगों को टेलीपैथी के हथियार से महरूम कर दिया। मेरी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं। ओके बाय। मैंने राब्ता ख़त्म कर दिया। मैं उस वक्त शांताबाई वाले अस्पताल के दफ्तर में बैठा हुआ था। मैंने फरमान को मुखातिब करते हुए कहा, क्या तुमने एक हेलीकॉप्टर की तबाही के बारे में सुना है? जी हाँ, मैंने एक चैनल पर वो खबर सुनी है। तुम्हारी अनीता के लिए बुरी खबर है, उस हेलीकॉप्टर में चंडाल जोग गया था। वह हैरानी और बेयकीनी से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उन 6 योगा जाने वाले अफसरान से फ़ोन पर कभी कभी रब्ता करता हूँ। अब उनमें से 4 रह गए हैं। 2 उसी हेलीकॉप्टर में चंडाल जोगिया के साथ थे, वो सब मारे गए हैं।
फरमान ने यह खबर अनीता को सुनाई तो वो रोने लगी। मैंने कहा, तुम बेला ओबराय से रब्ता करो, उससे पूछो क्या वो ताश के पत्तों के जरिए बता सकती है कि वाकई चंडाल मर चुका है या नहीं। दुश्मन हमें धोखा भी दे सकते हैं। फरमान ने कहा, वो कह रही थी अगर चंडाल जोगिया खुद मौजूद होता या उसकी कोई जन्म कुंडली होती तो शायद वो उसके बारे में कुछ बता सकती। बेला ओबराय भी हमारी तरह मजबूर थी, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती थी। हम उसके लबो लहजे को नहीं जानते थे, उसके अंदर नहीं पहुंच सकते थे। और बेला ओबराय ऐसे ही लोगों के बारे में सही बातें बता सकती थी जो उसके सामने आकर उसके फेंटे हुए ताश के पत्तों को उठाते थे। वो उनके उठाए हुए पत्तों को देखकर दूर तक बहुत कुछ जान लेती थी। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने रिवॉल्विंग चेयर पर घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर कहा, कम इन। दरवाजा खुला, बिंदिया भासकर दिखाई दी। वह जबरन मुस्कुरा रही थी, मगर चेहरा बता रहा था कि बुरी तरह टूटी हुई है, अपनी परेशानियों को छुपा रही है। खूब मेकअप करके फ्रेश नजर आने की कोशिश कर रही थी। वह मुस्कुराती हुई आकर मेज के दूसरी तरफ मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गई, फिर बोली, मैं तुमसे शिकायत करने आई हूं। मैंने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, शिकायत तो मुझे करनी चाहिए। कल तुमने मुझे होटल में बुलाकर क्या सलूक किया, तुम्हें कुछ याद है? वह जरा झींप कर बोली, बात यह है कि मैंने जाने कैसे ज्यादा पी ली थी, मुझे अपना होश नहीं रहा, शराब मेरे दिमाग को चढ़ गई थी। तुम होश में नहीं थी, मैं अपनी बदनामी के लिए वहां नहीं रह सकता था, इसलिए चला आया। ये तो कोई बात ना हुई कि अगर कोई डूब रहा हो तो उसे डूबने के लिए छोड़ दिया जाए। तुम मुझे वहां से संभाल कर मेरे घर तक पहुंचा सकते थे। तुम मेरी कोई बात नहीं मान रही थी, मैं तुम्हें कैसे तुम्हारे घर तक ले जाता। मैंने लिफ्ट के जरिए ऊपर पहुंचकर तुम्हें कमरे में पहुंचाना चाहा तो तुमने दरवाजे पर ही अचानक तेवर बदल लिए, पूछने लगी कि मैं कौन हूं, तुम्हारे साथ कमरे में क्यों जा रहा हूं। ऐसे ही वक्त एक वेटर आ गया। तुम उस वेटर को धर्मवीर कहकर उससे लिपट गई थी। मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सका, इसलिए वहां से चलाया। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैंने उस वेटर को धर्मवीर कहा था? और नहीं तो क्या। मैं अपनी तौहीन महसूस कर रहा था, तुम मुझसे लिपट गई थी। क्या वो तुम्हें मुझसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा था? क्या कोई मर्द अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर सकता है? इसीलिए मैं गुस्से से चलाया। वो मेरे हाथ पर हाथ रखकर बोली, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा नशे में थी। मैंने अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहा, इतना भी नशा किसी को नहीं होता कि वो अच्छे बुरे की तमीज़ भूल जाए। तुमने एक वेटर को मुझ पर तरजीह देकर यह साबित कर दिया है कि तुम्हारा म्यार कितना गिरा हुआ है और तुम अपनी जवानिया से छोटे लोगों में लुटाती रहती हो। वो आजिज़ी से बोली, प्लीज़ मुझे ऐसा इल्ज़ाम ना दो। मैं नशे में थी, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि इस वेटर को भी दरवाजे से भगा दिया था। मेरा ये हुस्न और मेरा ये बदन सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसे आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। वो बड़ी मक्कारी से सफ़ेद झूठ बोल रही थी और अपनी पारसाई की कस्में खा रही थी। ऐसे वक्त मैंने उसके दिमाग में सरगोशी की और आहिस्तगी से कहा, ब्लैकमेलर। वो एकदम से चौंक गई, एक हाथ से सर को थाम कर सोचने लगी, क्या ये आवाज़ अभी मेरे अंदर आई थी या ये मेरी अपनी सोच थी। मुझे वो ब्लैकमेलर बहुत याद आ रहा है। कमबख्त ने रात को फ़ोन किया था कि आधे घंटे बाद फिर रब्ता करेगा। उसके बाद से उसने अब तक कोई रब्ता नहीं किया। वो अपना मुतालबा नहीं बता रहा। उसने वो दोनों कैसेट्स वापस नहीं किए हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने पूछा, क्या बात है, तुमने सर क्यों थाम लिया? वो जल्दी से अपना हाथ सर पर से हटाते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही ज़रा सर में दर्द हो रहा था। मैंने कहा, बहुत ज़्यादा पी लेने से सर इसी तरह भारी हो जाता है। वो बोली, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ, अजीब सी घबराहट है। मुझे इस वक्त तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम अपना ज़रूरी काम छोड़कर मेरे साथ कहीं चल नहीं सकते? ज़रा तफरी नहीं कर सकते? तुम्हारे साथ ज़रा मेरा दिल बहल जाएगा। मैंने उसके अंदर टॉयलेट जाने की हाजत पैदा की। वो कुर्सी से उठते हुए बोली, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। वो वहां से चलती हुई वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। मैंने उसी वक्त रिसीवर उठाकर उसके मोबाइल के नंबर्स पंच किए। उसे वॉशरूम के अंदर अपने मोबाइल का बजर सुनाई दिया। उसने इसे ऑन करके कान से लगाया, फिर कहा, हेलो, कौन है? मैंने उसी तरह भराई हुई आवाज़ में कहा, मैं हूँ, मुझे मेरी आवाज़ से पहचानो। तुम्हारी एक दुखती हुई रग मेरी चुटकी में दबी हुई है। उसने परेशान होकर बंद दरवाजे की तरफ देखा, फिर आहिस्तगी से कहा, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? तुम अपना मुतालबा बताओ, हम तुम्हारा हर मुतालबा पूरा करेंगे। प्लीज़ वो दोनों कैसेट और उनकी मास्टर कॉपियाँ हमारे हवाले कर दो। तुम इतनी जल्दी जल्दी बोल रही हो जैसे तुमने सब कुछ तय कर लिया है और तुम्हारी मर्जी के मुताबिक वही होगा जो तुम चाहती हो। हरगिज़ नहीं, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। तो फिर जल्दी बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं इस वक्त घर में नहीं हूँ, शांताबाई के अस्पताल में हूँ। प्लीज़ जल्दी बोलो, मुझे परेशान ना करो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे ऐसी ब्लैकमेलिंग से निजात दिला दो। मैंने उस वीडियो कैसेट के जरिए तुम्हारा बदन देखा है। तुम उस वेटर के साथ थी और मुझे गुस्सा आ रहा था। इतना खूबसूरत बदन रखकर तुमने उसे कोड़ियों के मोल तबाह कर डाला है। बहरहाल, एक बार गलती करने से कुछ नहीं होता, दूसरी बार ऐसा ना करना। मैं तुमसे वादा करती हूँ, कसम खाती हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि तुम इस खूबसूरत बदन को संभाल कर रखो। मैं तुम्हारे बदन की और ज़्यादा वीडियो फिल्में तैयार करूँगा। तुम्हारी फिल्में मार्केट में महंगे दामों फरोख्त करूँगा। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई बाजारी लड़की नहीं हूँ। अब तुम लड़की कहाँ हो, औरत बन चुकी हो। तुम्हें तो वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। अच्छी तरह गौर करो और अपने बाप से भी बात करो।
वो तो बड़ा बेगैरत है, खुशी से राजी हो जाएगा, इसलिए कि इस तरह भी दौलत हाथ आएगी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। वो हेलो हेलो कहती रही। फिर उसने मोबाइल को ऑफ करके अपने पर्स में रखा। परेशान होकर आईने में अपना अक्स देखने लगी। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया हुआ था। उसके मोबाइल में मेरा फ़ोन नंबर फीड हो चुका था। मैंने उसे मजबूर किया कि वो रिसीव की हुई कॉल का नंबर मिटा दे। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक ऐसा ही किया। वो परेशान होकर अपना सर थाम कर सोचने लगी कि किस बुरी तरह फंस गई है, इस ब्लैकमेलर से किस तरह निजात हासिल करे। उसने टिश्यू पेपर की मदद से अपने चेहरे को इधर उधर से पहुंचा, फिर हल्का सा मेकअप करने लगी ताकि वो मुझे फ्रेश दिखाई दे और उसकी परेशानी किसी तरह ज़ाहिर न हो। फिर इसके बाद वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर मेरे पास आ गई, सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैंने पूछा क्या हुआ। वह चौंक कर मुझे देखते हुए बोली, जी कुछ भी नहीं, मुझे क्या होगा। तुम वॉशरूम में जाने से पहले चहक रही थी, वापस आई तो बिल्कुल गुमसुम हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं तो मैं भला क्या छुपाऊंगी। हाँ, वो मैं कह रही थी कि प्लीज़ मेरा कुछ ख्याल करो, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बात मानकर अपना काम छोड़ दो, मुझे कहीं किसी तफरीह में ले चलो। अभी ये मुमकिन नहीं। तुम जानती हो कि यहाँ मुझ पर कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं उन्हें यूं ही छोड़कर तो नहीं जा सकता। हाँ, अगर तुम परेशान हो तो यह अस्पताल है, यहाँ हर मर्ज की दवा है, तो फिर परेशानी की भी दवा मिल सकती है। डॉक्टर तुम्हें कुछ ऐसी गोलियां देंगे या इंजेक्शन लगाएंगे कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगी, परेशानियों से निजात मिल जाएगी। अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर तक यहाँ अस्पताल के किसी कमरे में लेट सकती हो, आराम से सो सकती हो। जब तक सोती रहोगी परेशानियों से निजात हासिल करती रहोगी। ये निजात हासिल करने का कोई तरीका नहीं है। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारा साथ चाहती हूँ, तुम्हारे सीने से लगना चाहती हूँ, मुझे गले से लगाओ, मुझे प्यार करो, प्लीज़ मुझे कहीं ले चलो। वो जिद कर रही थी, हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी, आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। जबकि मैंने उसे ब्लैकमेलर बनकर परेशान किया था ताकि वो यहाँ से चली जाए और अपने बाप के पास जाकर मशवरे करे कि इससे पहले कि बदनामी को पैर लग जाए, उसकी वो बेहयाई खुलकर सामने आ जाए। वो मुझे ट्रैप कर लेना चाहती थी। वो जिस तरह ब्लैकमेल हो रही थी उसी तरह एक बार फिर मेरे साथ एक वीडियो फिल्म तैयार करना चाहती थी ताकि आइंदा मुझे ब्लैकमेल कर सके और मेरी दौलत से फ़ायदा उठाती रही, अपने उस ब्लैकमेलर का मुंह भरती रही। मैं ऐसी औरतों से निजात हासिल करना खूब जानता हूँ। मैंने उसके अंदर उबकाई का एहसास पैदा किया। वो फौरन ही उठकर खड़ी हो गई, मुंह पर हाथ रखकर उबकाई लेने के अंदाज में तेजी से चलती हुई वॉशरूम में चली गई। फिर वहां वॉश बेसन पर झुककर ऐसे उबकाइयां लेने लगी जैसे जी मतला रहा हो और उसके अंदर कुछ हो रहा हो। मैंने वॉशरूम के दरवाजे पर आकर पूछा, ये तुम्हें क्या हो रहा है। तुम्हें तो फौरन ही डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। जस्ट अ मिनट, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो वहां से पलट कर लड़खड़ाती हुई आकर मुझसे लिपट गई, फिर बोली, नहीं मुझे डॉक्टर की नहीं तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे थाम लो, इतनी ज़ोर से जकड़ लो कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं। मैं तुम्हारे अलग अलग हिस्सों का क्या करूंगा। तुम्हें फौरी तौर पर डॉक्टर की ज़रूरत है, आओ मेरे साथ चलो। मैंने उसे अपने साथ चलने पर माइल किया तो वो उस दफ्तर से निकलकर लिफ्ट के पास आई। फिर हम लिफ्ट के जरिए नीचे अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर के पास पहुंच गए। लेडी डॉक्टर ने फौरन उठकर मुझे सलाम किया। मैंने कहा, मिस बिंदिया की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, प्लीज़ आप अभी इसे चेक करें। बिंदिया ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अभी ठीक हो जाऊंगी, प्लीज़ यहाँ से चलो, मैं चेकअप नहीं कराऊंगी। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो लेडी डॉक्टर के साथ पार्टीशन के दूसरी तरफ चली गई। वहाँ एक स्ट्रेचर बेड पर जाकर लेट गई। मैं मुआयने के दौरान में डॉक्टर के दिमाग पर हावी हो गया। वो चेक करने के बाद मेरी मर्जी के मुताबिक बोली, मिस्टर धर्मवीर, आपको मिस बिंदिया कह रहे थे। वो बोली, जी हाँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। उसने सोचती हुई नज़रों से उस मिस को देखा, फिर कहा, आओ चैम्बर में चलो। वो दोनों पार्टीशन से बाहर मेरे पास आईं। डॉक्टर ने पूछा, मिस्टर धर्मवीर, आप मिस बिंदिया को किस हद तक जानते हैं। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, इतना मालूम है कि ये शांताबाई के रिश्तेदार हैं। ये मुझसे मिलने आई थी, अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई। इससे ज़्यादा मैं इन्हें नहीं जानता। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये मिस नहीं है, माँ बनने वाली हैं। ये क्या बकवास कर रही हो, बिंदिया ने चीखते हुए कहा। लेडी डॉक्टर ने नागवारी से कहा, जुबान संभाल कर बोलो, मैं डॉक्टर हूँ, बकवास नहीं कर रही हूँ, जो सच है वही कह रही हूँ। जाओ दुनिया के किसी डॉक्टर से भी चेकअप करा लो, रिपोर्ट यही होगी कि तुम माँ बनने वाली हो। मैंने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज़ आप गुस्सा न करें। आपने इसकी तवक्को के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट सुनाई है कि ये परेशान हो गई है, गुस्से में उल्टी सीधी बातें कर रही है। मैं इसकी तरफ से मुआफ़ी मांगता हूँ। ये शांताबाई के रिश्तेदार हैं, प्लीज़ आप इनकी इज्जत का ख्याल करें और ये बात किसी को ना बताएं। मैं बिंदिया को बाजू से पकड़कर खींचता हुआ चैम्बर से बाहर ले आया, फिर गुस्से से कहा, एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती की है, ऊपर से डॉक्टर को गुस्सा दिखा रही हो। वो रोती हुई सूरत बनाकर बोली, ये कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। तुम माँ कैसे बन सकती हो, ये बच्चे के बाप से जाकर पूछो। वो झुंझलाकर पाँव पटकती हुई बोली, क्या पूछूं, किससे पूछूं। जब कुछ ऐसा है ही नहीं तो फिर मैं किससे पूछूं। इतनी जोर से पाँव पटक रही हो, नन्ही जान पर अटैक पड़ेगा। उसका हाथ बेख्तियार अपने पेट पर गया, फिर वो मुट्ठियां भींच कर बोली, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मजाक तो तुम अपना उड़ा रही हो। जाओ अपने बाप को और खानदान वालों को बताओ कि क्या गुल खिला रही हो। तुम कितनी झूठी और मकार हो।
थोड़ी देर पहले कस्में खाकर यकीन दिला रही थी कि बड़ी पार्स हो, तुम्हें किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया। जाओ यहाँ से, खबरदार आइंदा मेरे ऑफिस में कदम ना रखना। वो गुस्से से जाने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सिर्फ एक रात की गलती से दूसरी सुबह बच्चा अपनी आमद का ऐलान करने लगेगा। ऐसा तो उसने देखा था ना सुना था। वो अपनी कार में बैठकर इसे तेजी से ड्राइव करती हुई दूसरे अस्पताल में गई। वहाँ एक लेडी डॉक्टर उसकी सहेली थी। उसने डॉक्टर शीला के चैम्बर में आकर कहा, शीला मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरे मरीजों को छोड़ो, पहले मेरा चेकअप करो प्लीज़। वो बोली, ऐसी भी क्या परेशानी है, आराम से बैठो, मैं अभी चेकअप करूंगी। नहीं, फ़ौरन उठो, दूसरे कमरे में चलो। डॉक्टर शीला ने दूसरे मरीजों से माजरत चाही, फिर उसके साथ चलती हुई दूसरे कमरे में आकर बोली, क्या बात है, कभी कोई परेशानी तुम्हें छू कर नहीं जाती, तुम फिक्रो परेशानी को खातिर में नहीं लाती, फिर आज क्यों इतनी परेशान हो रही हो। एक लेडी डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया था, वो बकवास कर रही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं उसका मुंह नोच लूंगी। पहले तुम मेरा चेकअप करो, ये कन्फर्म करो कि वो झूठ बोल रही है। वो एक बेड पर लेट गई। डॉक्टर शीला करीब आकर उसका मुआयना करने लगी। मैं उसके दिमाग पर हावी हो गया। वो उसे तशवीश भरी नज़रों से देखकर बोली, बिंदिया तुम मेरी सहेली हो, मुझसे झूठ ना बोलो, ये बच्चा किसका है। वो एक झटके से उठकर बैठ गई, फिर बोली, ये क्या कह रही हो, जो सच है वही कह रही हूँ। उसका मुंह हैरत से खुल गया। उसकी सहेली उसे झूठ नहीं बोल सकती थी। उसे यकीन करना पड़ा कि वो माँ बनने वाली है। वो उसका हाथ थाम कर बोली, प्लीज़ इस बच्चे को ज़ाया कर दो। शीला अपना हाथ छुड़ाकर बोली, ये क्या कह रही हो, मैं एक बच्चे को मारने का पाप नहीं करूंगी। क्या तुम बड़ी रकमें लेकर ऐसा नहीं करती हो। करती थी, अब नहीं करूंगी। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। शीला ने मेरी मर्जी के मुताबिक उसे एक जोर का तमांचा मारा, फिर कहा, चली जाओ यहाँ से, ना जाने किसका पाप उठाए फिर रही हो। बेशरम, तुमसे तो बाजारी औरतें अच्छी होती हैं। मैं तुम्हारी जैसी बेशरम लड़की का बोझ हल्का नहीं करूंगी। पाप की गठरी उठाती फिरो। शीला ने उसे धक्का दिया, चल चल निकल यहाँ से। वो चीख चीख कर बोल रही थी। दूसरी मरीज औरतें सुन रही थी। वो हमारे शर्म के मुंह छुपाती हुई तेजी से चलती हुई अस्पताल के बाहर आ गई। उसका रोने को जी चाह रहा था, ये सोचकर सर चकरा रहा था कि बदनामी को पर लगेंगे और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। उसने फ़ोन के जरिए बाप को मुखातिब किया, डैडी मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ, बड़ी बदनामी की बात है, मैं माँ बनने वाली हूँ। वो धाड़ता हुआ बोला, क्या बकवास करी हो, क्या तुम किसी डॉक्टर के पास गई थी। उसने बताया कि एक नहीं दो लेडी डॉक्टरों ने मुआयना किया है, दोनों ने माँ बनने की तस्दीक की है। अमेश भास्कर ने कहा, घर आ जाओ, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ, उस बच्चे को फ़ौरन ही ख़त्म कराना होगा। मैंने फ़ोन के ज़रिए उसे मुखातिब किया, हेलो क्या तुम मुझे आवाज़ से पहचान रही हो। तुम तुम कल रात फ़ोन पर रब्ता करने वाले थे और अब बात कर रहे हो। प्लीज़ उस वीडियो कैसेट की कीमत बताओ, कितनी रकम चाहते हो। फ़िलहाल वीडियो कैसेट्स को एक तरफ रखो और मेरी बातें तवज्जो से सुनो। मुझे डॉक्टर शीला ने बताया है कि तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है, लिहाजा उसे माँ बनना चाहिए। अगर इस बच्चे को ज़ाया किया जाएगा तो मैं दोनों वीडियो कैसेट्स को तुम्हारे ख़ानदान में और तुम्हारी ऊंची सोसाइटी में हर जगह पहुंचा दूंगा। मैंने रब्ता ख़त्म कर दिया। अब वो ऐसे शिकंजे में था। इस मुसीबत से छुटकारे के लिए बेटी को किसी लेडी डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता था, जबकि वो हामला नहीं थी। मैंने उन बाप बेटी को ऐसी मुसीबत में मुब्तला किया था जो मुसीबत थी ही नहीं, सिर्फ एक दहशत थी। हाय अदनान, तू इसीलिए पैदा हुआ था कि बाप दादा को और दादी को, अपनों को बेगानों को और सभी को अपने पीछे दौड़ाता रहे। वो सभी उसे तलाश कर रहे थे। रूम के अंदर और बाहर जितने भी खंडरात थे, हर जगह उसे जाकर देख लिया, लेकिन ना तो वो नजर आया और ना ही कफन पोश कंवारी दिखाई दी। अब उसे कफन पोश भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो अपना कफन वहीं छोड़ गई थी। अदनान को तलाश करने की एक ही सूरत रह गई थी, उसके दिमाग में जाकर उसके ख्यालात पड़े जाएं, लेकिन बाज़ औक़ात उसके ख्यालात गडमड हो जाते थे। फिर उसके अंदर जाने के बाद कुछ पता नहीं चल पाता था कि वो कहाँ है, किसके साथ है और क्या करता फिर रहा है। सोनिया ने अल्पा, आला बीबी और अब्दुल्ला वगैरह से कहा, उसे सिर्फ खंडरात में तलाश ना करो, शहर में भी देखो, आलाकार बनाते रहो और उनके ज़रिए उसे जगह जगह तलाश करते रहो। वो तकरीबन 7 घंटे तक उसे तलाश करते रहे। फिर सोनिया थक हार कर वापस होटल में आ गई। अल्पा ने कहा, मम्मा मैं यकीन से कहती हूँ कि अब अदनान इस शहर में नहीं है। वो पुरस्कार कफन पोश कंवारी उसे इस शहर से बाहर कहीं बहुत दूर ले गई है। सोनिया ने कहा, मैं हैरान हूँ, अगर वो शिवानी है तो ऐसा क्यों कर रही है, और नहीं भी है तो हमसे उसकी दुश्मनी क्या मायने रखती है, जबकि वो अब तक दोस्ती का सबूत देती आई है। वो मेरे पोते को थोड़ी देर भटकने तो देती है, मगर फिर उसे अपनों तक पहुंचा देती है। मैं खुद भटक गई थी, सबको भूल गई थी। उसी पुरस्कार शिवानी ने मेरे पोते के जरिए मुझे तुम सबसे मिलाया है। एल्पा ने कहा, हमें उस औरत से अच्छाई की तवक्को रखनी चाहिए। बेशक वो अदनान को थोड़ी देर के लिए भटकाती है, मगर हम तक दोबारा पहुंचा देती है, इस बार भी ज़रूर पहुंचाएगी। आपका पोता अपनी उस माँ को आपके पास ज़रूर लेकर आएगा। वो सब अदनान की तलाश में इस कदर सरगर्दा रहे कि जैक कैलर को भूल गए। अदनान के सामने उसकी कोई अहमियत नहीं थी, पहले उसे तलाश करना ज़रूरी था। ये सोचा गया था कि जैक कैलर भी बेहोश है, होश में आने के बाद वो दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला रहेगा, बाद में उसे अपने काबू में कर लिया जाएगा। 3-4 घंटे बाद अब्दुल्ला को ख्याल आया कि जैक कैलर की भी खबर लेनी चाहिए। बाकी सब लोग तो अदनान को तलाश कर रहे हैं,
मुझे उस दुश्मन के दिमाग में जाकर उसे अपना ताबेदार बना लेना चाहिए। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। उसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। उसकी ख्याल ख्वानी की लहरें वापस आ गईं। उसने सोचा जैक केलर या तो दिमागी तवानाई हासिल कर चुका है या फिर उसके दोस्त ने उसके दिमाग को लॉक कर दिया है। उसने सोनिया से कहा, वो कमबख्त जैक केलर हमारे हाथों से निकल गया है। उसके दिमाग को लॉक कर दिया गया है। फिलहाल उसे जहन्नुम में जाने दो। पहले मेरा पोता मिल जाए, उसके बाद फिर उससे निमट लिया जाए। आइंदा वो दुनिया के किसी हिस्से में भी हथियार फरोख्त करने का धंधा नहीं कर सकेगा। करेगा तो हमारी नज़र में आ जाएगा। महादाबी ने अपने साथी जैक केलर की दिमागी कमजोरी से फ़ायदा उठाया। उसने अपने आलाकारों के जरिए उसे अस्पताल पहुंचाया। जब वो होश में आया और उसकी मरहम पट्टी हो गई तो उसने उस पर तनवीमी अमल करके उसके दिमाग को लॉक कर दिया और उसे अपना मामूल और ताबेदार बना लिया। महाधाबी को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। पहले वो सिर्फ एशिया में हथियार फरोख्त करता था। उसकी मार्केट एशिया तक महदूद थी। यूरोप में जैक केलर छाया हुआ था और अमेरिका में सैंडी ग्रे अपनी मार्केट पर कब्जा जमाया हुआ था। अब वो टेलीपैथी जानने वाले नहीं रहे थे। पहले सैंडी ग्रे मर गया और उसकी अमेरिका वाली मार्केट महाधाबी और जैक केलर के हाथों में आ गई। फिर जैक केलर महाधाबी का गुलाम बन गया। अब एशिया, यूरोप और अमेरिका की पूरी मार्केट महाधाबी के हाथों में आ गई। उसने ये तय कर लिया था कि मुझसे और मेरे टेलीपैथी जानने वालों से हमेशा दूर रहेगा और रूपोश रहकर अपना धंधा जारी रखेगा। आला बीबी सोनिया के दिमाग में आई। फिर खुश होकर बोली, मम्मा अब उसके ख्यालात गड़बड़ नहीं हो रहे। मैं उसके ख्यालात पढ़ रही हूँ। वह इस वक्त समुंदर के किनारे उस औरत के साथ है। सोनिया सीधी होकर बैठ गई। फिर बोली, इस वक्त आधी रात होने वाली है। वो औरत उसे इस वक्त समुंदर के किनारे क्यों ले गई है? समुंदर के साहिल पर तारीकी नहीं है। बड़ी बड़ी हेडलाइट्स के जरिए ऐसी रोशनी का इंतजाम है जैसे दिन का वक्त हो। वहाँ इस वक्त बेशुमार मर्द, औरतें, बूढ़े और बच्चे भी हैं। तो फिर जाओ, पहले उस समुंदर के किनारे पहुँचो। अपने आलाकारों के जरिए उसे देखो कि वो कहाँ है। मैंने सिस्टर और अब्दुल्ला से कह दिया है, वो अपने आलाकारों के जरिए उधर गए हैं, उसे तलाश कर रहे हैं। मैं इस वक्त अदनान के ख्यालात पढ़कर आपको बता रही हूँ। वो वहाँ बहुत खुश है, रेत पर दौड़ रहा है, समुंदर की लहरों से खेल रहा है। तुम उसकी माँ की बातें सुनो और उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश करो। आला बीबी फिर अदनान के अंदर पहुंच गई। वो हंस रहा था। एक गेंद उठाकर उसे किक मार रहा था। वो गेंद दूर चली गई। वो उसके पीछे दौड़ता जा रहा था। उसके अंदर शिवानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बेटे तुम ना जाओ, मैं वो गेंद ले आती हूँ, कम ऑन। आला बीबी ने उसकी आवाज़ सुनते उसके लबो लहजे को अपनी गिरफ्त में लिया। फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करती हुई उसके अंदर पहुंची तो ऐसा लगा जैसे ख्याल ख्वानी की लहरें दिमाग के आर पार चली गई हों, जैसे नज़रें शीशे के आर पार चली जाती हैं, कहीं रुकती नहीं। इसी तरह सोच की लहरें भी उस कवारी या शिवानी के ख्यालात पढ़े बगैर आर पार गुजर गई थी। अदनान की सोच से पता चला कि वो गेंद उठाकर दौड़ती हुई उसके पास आई है। अदनान ने कहा, बहुत देर हो गई, अब मैं अपनी ग्रैंड ममा के पास जाऊंगा। वो बोली, बेटे मैंने तुमसे कहा था ना कि हम ज़रूर जाएंगे। मैं तुम्हें तुम्हारी दादी से अलग नहीं करूंगी, लेकिन ज़रा इंतज़ार करो। आप क्यों मुझे इंतज़ार करने को कह रही हैं? इसलिए कि तुम्हारे पापा यहाँ आने वाले हैं। वो अपने बेटे अदनान के बाप पोरस का इंतज़ार कर रही थी और पोरस इस वक्त एक जहाज़ में सफ़र कर रहा था। चिल्ली से रूम की तरफ आ रहा था। अपनी सीट पर आराम से बैठा अपने बेटे अदनान और शिवानी के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते उसने आंख बंद की तो रोशनी का झमाका सा हुआ। उसे अदनान मुस्कुराता हुआ समुंदर के किनारे हंसता खेलता हुआ दिखाई दिया। फिर एक मुतरन्नम सी हंसी सुनाई दी। एक रस भरी आवाज़ ने कहा, बेटे दूर ना जाओ, इधर आओ। पोरस ने आंखें खोल दी। वह मंजर गायब हो गया। अब जहाज़ का अंदरूनी मंजर दिखाई दे रहा था। उसने फिर से आंखें बंद कर ली। रोशनी का फिर एक झमाका सा हुआ। एक निहायत ही खूबसूरत सी अलबेली सी दोशीज़ा बड़ी नाजो अंदाज से रेत पर चलती हुई और मुस्कुराती हुई आ रही थी। पोरस ने उसे देखते ही आंखें खोल दी। वह मंजर फिर गायब हो गया। जहाज़ का अंदरूनी मंजर दिखाई देने लगा। वो सोचने लगा, ये तो बिल्कुल शिवानी है। ये कौन है? आज मुझे इतने वाजे तौर पर क्यों दिखाई दे रही है? उसने फिर आंखें बंद कर ली। रोशनी का एक झमाका सा हुआ। इस बार वो मजीद वाजे तौर पर दिखाई दी। वो शिवानी ही थी, अगरचे शिवानी से बहुत कम उम्र लग रही थी। उसने अदनान को दोनों बाजू में उठाया हुआ था। वो उसे चूम रही थी। फिर उसने अपना एक हाथ पोरस की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आओ, मैंने बहुत इंतज़ार किया है, आ जाओ।